गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सायरा अपने माँ बाप के साथ रहते थे। वो बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। इसके अब्बू दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे और इसकी अम्मी लोगों के घरों में काम करके घर का खर्च चलाने में इनका साथ देती थी। गुर्बत के बावजूद इस घर में मोहब्बत और खुलूस की कमी नहीं थी। सायरा अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। इसकी खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी। इसका चेहरा इतना दिलकश था कि जो भी इसे एक बार देखता चंद लम्हों के लिए इसे देखता ही रह जाता। मगर इसके माँ बाप ने कभी इसकी कम उम्र की वजह से इसकी शादी के बारे में जल्दी नहीं की। वो हमेशा कहते थे कि अभी हमारी बेटी छोटी है, अभी इसे थोड़ा वक्त और चाहिए। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते सायरा जवान हो गई। अब इसके माँ बाप के दिल में एक ही फिक्र रहने लगी कि इनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए। गुर्बत के बावजूद उन्होंने हिम्मत करके रिश्तेदारों और जानने वालों से सायरा के लिए रिश्ते की बात छेड़ना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में एक रिश्ता आया। जब रिश्ता लाने वाले लोगों ने सायरा को देखा तो वे इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। सादा से कपड़ों में बैठी हुई सायरा इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी कि देखने वाले ही एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। लड़के वालों ने आपस में एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर बगैर ज्यादा सोचे समझे फौरन कह दिया कि इन्हें ये रिश्ता मंजूर है और वो जल्द ही निकाह करना चाहते हैं। सायरा के माँ बाप के लिए यह खबर किसी खुशी से कम नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे। मगर इन्हें क्या मालूम था कि इस शादी के बाद सायरा की जिंदगी में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो इसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। लड़के वालों की तरफ से इतनी जल्दी हाँ हो जाना सायरा के अब्बू को कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब जरूर लगा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगे थे कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया। आमतौर पर लोग लड़की के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, वक्त लेते हैं, मगर यहाँ तो जैसे देखते ही रिश्ता पक्का कर दिया गया था। सायरा के अब्बू के दिल में एक हल्का सा खटका सा पैदा होने लगा, जैसे कोई अनजाने से बेचैनी हो। मगर जब वो अपनी बेटी का मासूम और खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखते तो वो अपने दिल की वो बेचैनी छुपा लेते। वो जानते थे कि सायरा इनकी इकलौती औलाद है और इसकी खुशी ही इन सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इसी सोच के साथ उन्होंने खुद को समझाया कि शायद ये सब अल्लाह की तरफ से आसानी है। फिर उन्होंने दिल मजबूत किया और शादी की तैयारियों में लग गए। घर में आहिस्ता आहिस्ता खुशियों की हलचल शुरू हो गई। सायरा की अम्मी कपड़ों और जरूरी सामान की फिक्र करने लगी और सायरा खुद भी शर्म और खुशी के मिले जुले जज्बात में डूबी रहती। मगर दूसरी तरफ इनके अब्बू अक्सर रातों को देर तक जागते रहते, खामोशी से छत की तरफ देखते हुए यही सोचते रहे कि वो अपनी लाडली बेटी को किसी और के घर भेजने वाले हैं। इनके दिल में बार बार यही ख्याल आता कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बेटी गलत लोगों के हाथों में चली जाए। यही फिक्र और बेचैनी इनके दिल में बार बार सर उठाती रहती, मगर फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करते हुए शादी की तारीख करीब आने का इंतजार करने लगे। सायरा के चेहरे पर ना कोई नाखुशी का साया था और ना ही किसी किस्म का गम नजर आता था। वो अभी बहुत कम उम्र और मासूम सी लड़की थी जिसे जिंदगी के पेचीदा मामलात का ज्यादा इल्म नहीं था। शादी जैसे रिश्ते की गहराई और इसके बाद आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में भी वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। इसके लिए तो ये सब एक नई और अनोखी दुनिया जैसा था। वो सिर्फ इतना समझती थी कि ये दुनिया का दस्तूर है कि एक ना एक दिन हर लड़की को अपने माँ बाप के घर छोड़कर अपने शौहर के घर जाना पड़ता है। इसी सोच के साथ वो अपने माँ बाप की खुशी में खुशी रहने की कोशिश करती। जब भी इसकी अम्मी शादी की तैयारियों के बारे में बात करती तो वो शर्माते हुए मुस्कुरा देती और इसकी आंखों में मासूम सी चमक आ जाती। मगर इसके दिल में बहुत से छोटे छोटे अरमान भी थे। वो सोचती थी कि अगर वो शादी के बाद खुश रही तो सबसे पहले अपने माँ बाप का सहारा बनेगी। वो चाहती थी कि एक दिन वो अपने अब्बू की सारी मेहनत का बदला दे सके, इन्हें आराम की जिंदगी दे सके और अपनी अम्मी के हाथों से मेहनत के वो काम छीन ले जो वो बरसों से करती आ रही थी। सायरा के दिल में यही ख्वाब पल रहे थे और वो अपनी नई जिंदगी के बारे में इन्हीं मासूम उम्मीदों के साथ दिन गनने लगी थी। चंद ही दिनों में लड़के वालों की तरफ से सायरा के घर ढेरों तोहफे आना शुरू हो गए। खूबसूरत कपड़े, कीमती जेवरात और शादी के कई दूसरे सामान बड़े बड़े डब्बों में भरकर भेजे गए थे। जब सायरा की अम्मी ने ये सब देखा तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए
انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ شاید واقعی ان کی بیٹی کے نصیب کھل گئے ہیں۔ سائرہ کے ابو بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ ان کی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا سب کچھ دے سکے۔ انہیں لگا جیسے اللہ نے ان کی بیٹی کے لیے واقعی اچھا گھر منتخب کر دیا ہے، مگر انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کو وہ اتنا شریف اور فیاض سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں کتنے خطرناک اور طاقتور لوگ ہیں۔ لڑکے والوں کا تعلق ایک امیر اور بااثر خاندان سے تھا، جن کے سامنے سائرہ کے ماں باپ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتے تھے۔ وہ ہر بات بہت سوچ سمجھ کر کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کسی بات سے لڑکے والوں کو پتہ لگ جائے۔ اسی ڈر اور جھجک کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ہر بات میں لڑکے والوں کی مرضی کے مطابق چلنے لگے تھے۔ جو وہ کہتے سائرہ کے ماں باپ خاموشی سے مان لیتے، کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو کہیں یہ اچھا رشتہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس طرح سائرہ کے گھر والے آہستہ آہستہ اپنی مرضی اور اپنے انداز کو چھوڑ کر لڑکے والوں کی خواہش کے مطابق ہر چیز بدلنے لگے، جبکہ انہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس چمک دمک کے پیچھے یہ کیسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو آگے چل کر سائرہ کی زندگی کو ایک مشکل امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ سائرہ کے گھر میں سادگی کے باوجود خوشی کی ایک ہلکی سی رونق تھی، مگر اس دن لڑکے والوں نے آ کر ساری ذمہ داری خود ہی سنبھال لی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکے والوں کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب انتظام وہ خود ہی کریں گے۔ سائرہ کے گھر والے غریب تھے، اس لیے انہیں یہ بات کسی حد تک سکون دینے والی بھی لگی۔ نکاح کے لیے ایک خوبصورت سا ہال تیار کیا گیا تھا، جہاں سادہ مگر نفیس سجاوٹ کی گئی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے مہمان بھی آئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی دولت اور شان و شوکت کے باوجود ان کے خاندان کے لوگ زیادہ نہیں تھے۔ گنتی کے صرف 50-60 افراد ہی موجود تھے۔ دیکھنے میں وہ سب بہت بااثر اور اونچے خاندان کے لگتے تھے۔ ان کے لباس اور انداز میں ایک خاص روپ تھا، مگر پھر بھی خاندان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے سائرہ کے ابو کے دل میں ایک بار پھر وہی ہلکا سا سوال جاگا۔ بہرحال نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ قاضی صاحب نے چند الفاظ کہے اور سائرہ کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ سائرہ شرم سے نظریں جھکائے بیٹھی رہی، اسے پوری طرح سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ چکی ہے۔ نکاح کے بعد لڑکے والوں نے بڑے اطمینان سے سائرہ کو رخصت کیا۔ سائرہ کے ماں باپ کی آنکھیں نم تھی، مگر دل میں یہی دعا تھی کہ ان کی بیٹی اپنی نئی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے۔ یوں وہ اپنی معصوم امیدوں اور خوابوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر روانہ ہو گئی، جبکہ اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آگے آنے والے دن اس کی زندگی کو کس طرف لے جانے والے ہیں۔ ماں باپ تو اپنی بیٹی کو رخصت کر کے یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور اب ان کی بیٹی ایک اچھے گھر میں اپنی نئی زندگی شروع کرے گی، مگر انہیں اس بات کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ انجانے میں اپنی معصوم بیٹی کو کس آزمائش کی طرف بھیج رہے ہیں۔ جب سائرہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو اسے سیدھا ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت سے سجایا گیا تھا، دیواروں پر ہلکی روشنی والی لائٹس تھی اور بستر کے اوپر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس سے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی محسوس ہو رہی تھی۔ سائرہ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ لیے بستر کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اور اس کے دل میں طرح طرح کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ اتنے میں دروازہ آہستہ سے کھلا اور دو عورتیں کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سنجیدہ سا تاثر تھا۔ وہ سائرہ کے پاس آئی اور ایک کپڑا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی کہ اب تم یہ لباس پہن لو، آج کی رات تمہیں یہی پہننا ہوگا۔ سائرہ نے حیرت سے اس لباس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کبھی ایسا لباس نہیں دیکھتی تھی، اس لیے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی اور حیرت میں اس کپڑے کو دیکھتی رہی، جبکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی آہستہ آہستہ جنم لینے لگی۔ سائرہ نے ان عورتوں کی بات مانتے ہوئے ویسا ہی کیا جیسا وہ کہہ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس نئی جگہ اور نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، مگر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید شادی کے بعد ہر لڑکی کو ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد رات گہری ہو گئی اور کمرے کے باہر کی آوازیں بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ لڑکا اندر داخل ہوا۔
जिससे इसका निकाह हुआ था। सायरा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, मगर जब इसने आहिस्ता से नजर उठाकर इसे देखा तो इसे फौरन महसूस हुआ कि इसके अंदाज में कुछ अजीब सा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और बगैर कुछ कहे सायरा के बहुत करीब आकर बैठ गया। इसके चेहरे पर वो नरमी और संजीदगी नहीं थी जो सायरा ने एक शौहर के बारे में सुनी थी। इसका लहजा और अंदाज कुछ सख्त और बेअदब सा लग रहा था। वो सायरा से ऐसे सवाल करने लगा और ऐसे अंदाज में बात करने लगा जिससे सायरा के दिल में बेचैनी पैदा होने लगी। सायरा को फौरन एहसास हुआ कि इस आदमी का रवैया वैसा नहीं है जैसा इसने अपने ख्वाबों में सोचा था। इसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा और इसे लगने लगा कि शायद इस नई जिंदगी की हकीकत इसकी सोच से बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। वो आदमी अचानक तेजी से सायरा के करीब आया और इसे अपनी तरफ खींच लिया। सायरा एकदम घबरा गई, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई और इससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खौफजदा होकर फौरन इससे अलग होने की कोशिश करने लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कांपती हुई आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझसे ठीक तरह बात तक नहीं की और आप इस तरह अचानक मेरे करीब आ गए। ऐसा कौन करता है? सायरा की आवाज में खौफ और बेबसी साफ महसूस हो रही थी। वो मजीद रोते हुए बोली, मुझे पहले तो संभलने का मौका दे। मैं अभी तक इस सब के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मुझे तो ये भी ठीक से नहीं मालूम कि शादी के बाद क्या होता है। मैंने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था। आप क्यों इतनी बेदर्दी से मेरे साथ पेश आ रहे हैं? सायरा की बातें सुनकर कमरे में चंद लम्हों के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। सायरा के आंसू मुसलसल बह रहे थे, हाथों से अपना चेहरा छुपाए बैठी। इसके दिल में खौफ और बेचैनी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था कि जिस जिंदगी के बारे में इसने मासूम ख्वाब देखे थे वो शायद हकीकत में वैसे नहीं है जैसे इसने सोच रखी थी। कमरे में फैले हुए फूलों की खुशबू अब इसे अच्छी तरह लग रही थी, बल्कि इसे लग रहा था जैसे वो किसी अनजाने खौफ में घिरी हुई है और इसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे इसकी जिंदगी किस तरफ जाने वाली है। इसकी बातें सुनकर वो लड़का एकदम से गुस्से में आ गया। इसके चेहरे पर गुरूर और सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो तेजी से उठकर कमरे में चंद कदम चलने लगा और फिर सायरा की तरफ मुड़कर तलख लहजे में बोला, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होती है और तुम हो के मुझे इस तरह रोक रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? इसकी आवाज में ऐसा तकब्बुर था जिसने सायरा के दिल को और ज्यादा डरा दिया। वो मजीद कहने लगा, अगर मेरी माँ ना कहती तो मैं कभी तुमसे निकाह ना करता। पता नहीं मेरी माँ ने तुम में क्या देख लिया कि तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लिया, वरना मेरे लिए तो कहीं भी रिश्ता हो सकता था। ये अल्फाज सायरा के दिल पर तीर की तरह लगे। वो खामोश बैठी रह गई। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी नई जिंदगी की पहली रात ही इस तरह के कड़वे जुमले सुनने पड़ेंगे। वो दिल ही दिल में टूटती जा रही थी, मगर इसके पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। कमरे की खामोशी में सिर्फ इसके दबे दबे सुसुकियों की आवाज सुनाई दे रही थी और इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि शायद इसकी जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला जितना इसने अपने ख्वाबों में सोचा था। सायरा की बातों और आंसुओं का इस लड़के पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और जिद नजर आ रही थी। वो गुस्से और गुरूर भरे लहजे में बोला, तुम मेरी बीवी हो और अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिद और खौफ की वजह से इसे खराब करो। इसके अल्फाज सायरा के दिल को मजीद डरा रहे थे। वो मुसलसल रोती जा रही थी और बार बार कह रही थी कि इसे वक्त चाहिए, वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। मगर वो लड़का अपनी ही बातों में डूबा हुआ था। इसके अंदाज में नरमी कम और हक़ुम ज्यादा था। वो बार बार यही कह रहा था कि अब वो इसकी बीवी है और इसे इस रिश्ते को कबूल करना ही होगा। सायरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वो ये कैसे माहौल में आ गई है जहां इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इसके दिल में खौफ और बेबसी की लहर दौड़ रही थी। फूलों से सजा हुआ वो कमरा जो कुछ देर पहले तक खूबसूरत लग रहा था, अब इसे एक अजनबी और घुटन भरी जगह महसूस होने लगा था। वो खामोशी से अपने आंसू पोंछती रही और दिल ही दिल में यही दुआ करती रही
कि अल्लाह इसे इस मुश्किल घड़ी में सब्र और हिम्मत दे, क्योंकि इसे लग रहा था कि इसकी नई जिंदगी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े इम्तिहान से हो रही है। सायरा इस वक्त इतनी मासूम और कम उम्र थी कि इसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो खौफ से कमरे के ये कोने में खड़ी थी। इसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसका दिल चाह रहा था कि कोई आकर इसे इस सूरत हाल से निकाले, मगर इस अजनबी घर में इसका सहारा बनने वाला कोई भी नहीं था। इतने में वो लड़का दोबारा इसके करीब आया और अचानक इसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। सायरा एकदम से घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो लड़का इसके चेहरे को गौर से देखते हुए अजीब लहजे में बोला, तुम तो इतनी नाजुक और कमजोर हो कि मुझे तुम में वो एहसास ही नहीं हो रहा जो मुझे दूसरी लड़कियों के साथ महसूस होता था। ना जाने तुम में ऐसा क्या है कि मुझे अजीब सा लग रहा है। फिर इसके लहजे में गुस्सा और तल्खी आ गई। वो कहने लगा, पता नहीं मेरी माँ ने तुम में क्या देख लिया कि तुम्हें मेरे लिए चुन लिया। इतनी खूबसूरत लड़कियां थी जो मेरे लिए तैयार थी, मगर मैं तुम्हारे साथ बन गया। ये सुनकर सायरा के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। इसकी आंखों में आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी कौन सी गलती है जिसकी सजा इसे इस तरह के सख्त अल्फाज सुनकर मिल रही है। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ और दुख जमा होने लगा था, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था कि इसकी नई जिंदगी का आगाज ही तकलीफ और बेतकल्लुफी से हो रहा है। वो खामोशी से खड़ी रह गई, जैसे इसके पास अब कहने के लिए कोई लफ्ज बाकी ना हो। इस रात कमरे में जो कुछ हुआ वो सायरा के लिए किसी डरावने खौफ से कम नहीं था। वो बार बार डरी हुई आवाज में इस लड़के से कहती रही कि वो घबरा रही है और इसे थोड़ा वक्त चाहिए, मगर इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। इस लड़के के लहजे में मुसलसल सख्ती और गुरूर बढ़ता जा रहा था। सायरा खुद को बचाने और इससे दूर होने की कोशिश करती रही, मगर वो जिस्मानी तौर पर कमजोर और खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। कमरे में सजे हुए फूलों की खुशबू, नरम रोशनी और खूबसूरत सजावट इस लम्हे बिल्कुल बेमानी हो चुकी थी, क्योंकि इस कमरे के अंदर एक मासूम लड़की के दिल में खौफ और बेबसी की एक तूफानी कैफियत चल रही थी। सायरा की सुसुकियां बार बार कमरे की खामोशी को तोड़ती थी, मगर बाहर मौजूद किसी शख्स को इसका अंदाजा तक ना हुआ। वो लड़का अपनी जिद और गुस्से में इसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। सायरा के दिल में एक अजीब सी घुटन पैदा हो गई थी। इसे लग रहा था जैसे वो इस लम्हे में बिल्कुल अकेली रह गई है और इसकी मदद करने वाला कोई नहीं। इसके ज़हन में अपने माँ बाप का ख्याल बार बार आ रहा था। इसे याद आ रहा था कि किस तरह इसके अब्बू ने रुखसत के वक्त आंखों में आंसू लिए इसे दुआएं दी थी और इसकी अम्मी ने इसे सीने से लगाकर कहा था कि हमेशा सब्र और हौसले से जिंदगी गुजारना। मगर इस लम्हे सायरा को लग रहा था कि वो इन सब दुआओं और उम्मीदों से बहुत दूर आ चुकी है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। सायरा की ताकत खत्म होने लगी थी। खौफ, रोना और मुसलसल ज़हनी दबाव इसे अंदर से तोड़ रहा था। इसके जिस्म में अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो ठीक से खड़ी रह सके। इसकी सांसें तेज हो रही थी और आंखों के सामने धुंधलाहट सी छाने लगी थी। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती, मगर इसके हाथ कांपते रहते। आखिरकार थकन और खौफ ने इसे मुकम्मल तौर पर निढाल कर दिया। चंद लम्हों बाद वो बिस्तर के किनारे बेजान सी होकर गिर पड़ी। इसके आंसू अब भी इसके गालों पर बह रहे थे, मगर इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। इसका जिस्म इस कदर थक चुका था कि वो होश बरकरार न रख सकी। आखिरकार वो बेहोश हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। फूलों की खुशबू अब भी फिजा में मौजूद थी, मगर इस खामोशी के पीछे सायरा की जिंदगी की पहली रात का एक ऐसा दर्दनाक पाप लिखा जा चुका था जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाएगी। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छुनकर कमरे में दाखिल हुई, सायरा को आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा। इसका सर भारी हो रहा था और पूरा जिस्म अजीब सी थकन और दर्द से भरा हुआ महसूस हो रहा था। इसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली तो चंद लम्हों के लिए इसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। रात की तलखी यादें अभी धुंधली सी इसके ज़हन में घूम रही थी। जब इसकी नजर सामने पड़ी तो वो चौंक गई। इसके सामने ही वो लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था और खामोशी से इसे देख रहा था, जैसे वो काफी देर से इसके जागने का इंतजार कर रहा हो। सायरा ने घबराकर फौरन खुद को संभालने की कोशिश की।
इसे एहसास हुआ कि वो बिस्तर पर बेतरतीबी की हालत में लेटी हुई है। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खौफ एक साथ आ गए। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और करीब पड़ी चादर को अपने ऊपर खींच लिया। इसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। इसके जहन में रात के वाकयात एक एक करके वापस आने लगे और इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भरने लगे। कमरे में कुछ लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। बाहर सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा था, मगर इस कमरे के अंदर सायरा के दिल में एक अजीब सी उदासी और खौफ फैल चुका था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठी रही, जैसे इसे समझ ही ना आ रहा हो कि इस नए दिन का सामना कैसे करे। दूसरी तरफ वो लड़का बस चतुर कुर्सी पर बैठा इसे गौर से देख रहा था और इसके चेहरे के तासीरात सायरा के दिल की बेचैनी को और भी बढ़ा रहे थे। सुबह की खामोशी में वो लड़का कुर्सी से उठकर आहिस्ता आहिस्ता सायरा के करीब आया। इसके चेहरे पर संजीदगी और अजीब सा सख्त तासीर था। वो सायरा के सामने खड़ा होकर खतरे धीमे मगर धमकी भरी आवाज में बोला, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सायरा की आंखें पहले ही खौफ और बेयकीनी से भरी हुई थी। वो खामोशी से इसकी बात सुनती रही। लड़का चंद लम्हे रुका, फिर जैसे इसे कुछ और कहना हो वो दोबारा बोला, और एक बात, मुझे तुमसे वो एहसास नहीं मिला जो आमतौर पर एक शौहर को अपनी बीवी से मिलता है। मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, मगर तुम्हें अपने जिस्म का इलाज करवाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी इस तरह कमजोर या नामुकम्मिल महसूस हो। ये अल्फाज सुनकर सायरा के दिल में एक और चोट से लगी। वो नजरें झुकाए खामोश बैठी रही। इसके दिल में शर्मिंदगी, खौफ और दुख सब एक साथ जमा हो गए थे। फिर वो लड़का अचानक अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो इसके नताइज तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये कहते हुए इसने अपना मोबाइल सायरा के सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। सायरा ने जैसे ही इसकी तरफ देखा तो इसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया। इसे एहसास हुआ कि रात के कुछ लम्हात को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। यह मंजर देखकर सायरा के हाथ कांपने लगे और इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसके दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। इसे अब यह समझ आने लगा था कि वो सिर्फ एक मुश्किल रिश्ते में नहीं, बल्कि एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। कमरे की खामोशी में इसके दिल की धड़कनें और भी तेज सुनाई देने लगी और वो बेबस नजरों से इस लड़के को देखती रह गई, जिसके हाथ में अब इसकी कमजोरी का यह खतरनाक राज था। यह कहते हुए वो लड़का अचानक बिस्तर के पास पड़ा हुआ लिबास उठाकर सायरा की तरफ फेंक देता है। इसकी आवाज में हुक्म और सख्ती साफ महसूस हो रही थी। वो सर्द लहजे में बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर सबके सामने यही जाहिर करना कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छी रात गुजारी है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। किसी को यह अंदाजा नहीं होना चाहिए कि रात तुम पर कितनी मुश्किल गुजरी है। सायरा खामोश बैठी इसकी बातें सुन रही थी। इसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। वो मजीद सख्त लहजे में बोला, और सुनो, अपने आप को अच्छी तरह ढक कर रखना। ऐसे कमजोर चेहरे के साथ बाहर मत जाना कि लोगों को शक होने लगे। किसी को यह नजर नहीं आना चाहिए कि तुमने रात में क्या क्या बर्दाश्त किया है। सायरा के दिल में जैसे कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी। इसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशान अभी तक बाकी थे। इसने खामोशी से वो लिबास उठाया और कुछ लम्हों के लिए इसे देखती रही, जैसे इसकी हिम्मत जमा हो रही हो। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। बाहर सहन की रोशनी अब तेज हो चुकी थी और घर में लोगों की हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। सायरा को अचानक एहसास हुआ कि अभी से इस कमरे से बाहर जाकर सबके सामने एक ऐसा चेहरा दिखाना है जो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसके दिल में दर्द और खौफ की लहर दौड़ रही थी, मगर वो जानती थी कि इस वक्त इसके पास खामोश रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आंसू पोंछे, कपड़े संभाले और खुद को तैयार करने लगी, जबकि इसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि क्या इसकी जिंदगी अब हमेशा इसी खौफ और मजबूरी के साये में गुजरने वाली है। इतना कहकर वो लड़का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही कमरे में एक बार फिर खामोशी फैल गई। सायरा चंद लम्हों तक वही बैठी रही, जैसे इसके कदमों में ताकत ही बाकी न रही हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते हुए उठी
और दीवार का सहारा लेते हुए आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब इसने आईने में अपना अक्स देखा तो इसका दिल जैसे बैठ सा गया। इसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख थी और इसके जिस्म पर कई जगहों पर निशान वाज़ा नजर आ रहे थे। वो ये सब देखकर मजीद परेशान हो गई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ही रात में इसकी हालत इस तरह बदल जाएगी। वो देर तक आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही। इसके ज़हन में बार बार अपने माँ बाप का ख्याल आ रहा था। इसे याद आया कि किस तरह उन्होंने इसे खुशी खुशी रुखसत किया था, कितनी उम्मीदों के साथ इसे इस घर भेजा था। सायरा के दिल में एक दर्द सा उठा। वो सोचने लगी कि अगर इसके माँ बाप को ये सब मालूम हो जाए तो वो कितने परेशान हो जाएंगे। शायद वो खुद को कभी माफ ना कर सकेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को किस घर में भेज दिया। इसी दौरान इसे इस लड़के की बात याद आई जो सुबह इसने कही थी। वो कह रहा था कि इसे वो एहसास नहीं मिला जो बाकी लड़कियों से मिलता है और इसे अपने सीने का इलाज करवाना चाहिए। ये अल्फाज सायरा के जहन में बार बार गूंजने लगे। वह हैरान और परेशान होकर सोचने लगी कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। बाकी लड़कियां कैसी होती हैं जिनकी वो बात कर रहा था, और वो क्यों कह रहा था कि इसके जिस्म में कोई कमी है। सायरा को इन बातों का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो अभी तक बहुत मासूम थी और इसने कभी इस तरह के मामलात के बारे में सोचा भी नहीं था। वो दोबारा आईने में खुद को गौर से देखने लगी, जैसे वो अपने जिस्म में कोई ऐसी कमी ढूंढने की कोशिश कर रही हो जिसकी तरफ इस लड़के ने इशारा किया था। इसके जहन में एक के बाद एक सवाल पैदा हो रहे थे, मगर किसी सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। वो खामोशी से आईने के सामने खड़ी रही, उलझन और परेशानी में डूबी हुई, और इसे महसूस होने लगा कि इसकी नई जिंदगी की शुरुआत ही ऐसे सवालों और अंदेशों के साथ हो रही है जिन्हें समझना इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। काफी देर तक आईने के सामने खड़ी रहने के बाद सायरा ने खुद को संभालने की कोशिश की। इसके कदम अभी भी कमजोर थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करते ही इसकी आंखों से आंसू दोबारा बहने लगे। इसने पानी खोला और खुद को धोने लगी, जैसे वो रात के सारे तलख लम्हों को अपने जिस्म में मिटा देना चाहती हो। काफी देर तक वो वही खड़ी रही। फिर नहा धोकर जब बाहर निकली तो इसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और सांस को काबू में लाने की कोशिश करने लगी। अभी वो कमरे में ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। इसने सायरा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर आम से लहजे में बोली, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, जल्दी से नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सायरा ने एक लम्हे के लिए चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले इस लड़के ने इसे सख्ती से मना किया था कि रात की कोई बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। वो औरत फिर बोली, जल्दी करो, और हाँ, बाहर जाकर ऐसे मत लगना कि तुम रोई हो या परेशान हो, सबके सामने खुश रहना। सायरा ने खामोशी से सर हिला दिया। इसने अपने आंसू दोबारा पहुंचे, दुपट्टा ठीक किया और दिल पर पत्थर रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसे मालूम था कि अब इसे अपने माँ बाप के सामने भी वही मुस्कुराहट दिखानी है जिसके पीछे इसकी सारी तकलीफ छुपी हुई थी। दिल में हजारों सवाल और खौफ लिए वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकलने लगी, जैसे हर कदम इसके लिए पहले से ज्यादा भारी होता जा रहा हो। जैसे ही सारा ने सहन में कदम रखा और इसकी नजर अपने माँ बाप पर पड़ी तो इसके दिल में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। वो एक लम्हा भी खुद को संभाल ना सकी। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो तेजी से आगे बढ़ी। अगले ही लम्हे वो झपट कर अपने बाबा के गले लग गई और ज्यादा खता रोने लगी। इसके बाबा पहले तो चौंक गई। उन्होंने फौरन अपनी बेटी को मजबूती से थाम लिया और परेशानी से इसके सर पर हाथ फेरने लगे। माँ भी घबराकर करीब आ गई। बाप ने नरम मगर फिक्रमंद लहजे में पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो ना? खुश हो ना? यहाँ तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सायरा का दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ बता दे, रात की हर तकलीफ, हर जुल्म अपने माँ बाप के सामने रख दे, मगर इसे वो धमकी याद आ गई जो इस लड़के ने दी थी। इसने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की और खुद को संभालकर हल्की सी मुस्कुराहट बनाने लगी। वो धीमी आवाज में बोली, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। मैं तो कभी आपसे दूर नहीं हुई थी ना, ये पहली रात थी कि मैं आपसे दूर किसी और घर में रही, इसलिए दिल थोड़ा भर आया। ये कहते हुए इसकी आवाज भीग गई, मगर इसने खुद को संभाल लिया। आप बिल्कुल परेशान ना हो बाबा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ।
ये अल्फाज कहते हुए इसके दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया था। इसके माँ बाप ने इत्मीनान की सांस ली और इसे प्यार से दिलासा देने लगे, मगर सायरा के दिल में दर्द की एक खामोश लहर अभी भी उठ रही थी, जिसे वो किसी को दिखा नहीं सकती थी। जब सायरा के माँ बाप इससे मिलकर वापस चले गए तो इसका दिल फिर से भारी हो गया। वो देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही, जहां से अभी कुछ देर पहले इसके माँ बाप रुखसत हुए थे। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए और घर के अंदर चली आई। जैसे ही वो हॉल में पहुंची तो इसकी सास सामने बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। सायरा ने अदब से सर झुका लिया और खामोशी से इसके सामने खड़ी हो गई। अचानक इसकी सास ने कड़वे लहजे में कहा, तुम आखिर अपने माँ बाप के सामने क्यों रो पड़ी? यह सुनकर सायरा एकदम चौंक गई। इसने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा। सास ने तेज आवाज में बात जारी रखी, तुम्हें पहले ही मेरे बेटे ने सख्ती से मना किया था ना कि सबके सामने खुशी से रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर तुमने ये ड्रामा क्यों किया? सायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके चेहरे पर हैरत साफ नजर आ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी सास को यह सब कैसे मालूम हो गया। रात को जो बातें सिर्फ इस और इसके शौहर के दरमियान हुई थी, वो सब इसकी सास तक कैसे पहुंच गई? वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं तो बस बाबा को देखकर जज्बाती हो गई थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर इसके सास के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। वो तेज नजरों से इसे घूरती रही, जैसे इसके दिल के सारे राज पढ़ लेना चाहती हो। सायरा के दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि इस घर में सिर्फ इसका शौहर ही नहीं, बल्कि सब लोग किसी न किसी राज में शामिल है। सास ने सख्त लहजे में बात जारी रखी, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। रात तुम मेरे बेटे को खुश नहीं कर पाई। तुम्हारे जिस्म में कोई कमी है, इसीलिए वो तुमसे मुतमईन नहीं हुआ। ये सुनकर सायरा के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी। वो शर्मिंदगी और खौफ से सर झुकाकर खड़ी रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इसके लिए ये सब बातें बहुत नई और तकलीफदार थी। सास ने कुर्सी से जरा आगे झुकते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, दोपहर को तैयार रहना। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। फिर इसने एक गहरी सांस ली और खतरे सख्त मगर हिसाबी लहजे में बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाहर इधर उधर औरतों के चक्कर में पड़े और वहां से सुकून ढूंढे। मैं चाहती हूँ कि इसे जो सुकून चाहिए वो अपनी ही बीवी के पास मिले। तुम इसकी बीवी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे अपनी तरफ मायल करो। सायरा खामोशी से सब सुनते रही। इसके दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। इसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि शायद इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो धीमी आवाज में सिर्फ इतना कह सकी, जी ठीक है, मगर इसके दिल में बेशुमार सवाल तूफान की तरह उठ रहे थे। आखिर इसके जिस्म में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी बात सब कर रहे हैं, और डॉक्टर के पास जाकर इसके साथ क्या होने वाला है? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो मजबूर थी, क्योंकि अब वो इस घर की बहू बन चुकी थी। सास की बातें सुनकर सायरा के दिल में जैसे हलचल मच गई। वो शर्म और घबराहट से पानी पानी हो रही थी। रात को इसका शौहर भी यही कह रहा था कि इसके जिस्म में कोई कमी है, और अब सुबह इसकी सास भी वही बात दोहरा रही थी। सायरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग किस कमी की बात कर रहे हैं। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली आई। दरवाजा बंद करते ही वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और सोचों में गुम हो गई। इसके ज़हन में बार बार वही अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारे जिस्म में कमी है, तुम इलाज कराओ। सायरा ने धीरे से आईने की तरफ देखा और उठकर इसके सामने जा खड़ी हुई। वो खुद को गौर से देखने लगी। इसके चेहरे पर कोई कमी नहीं थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर इसकी नजर अपने जिस्म पर पड़ी तो इसे याद आया कि रात को इसके शौहर ने खास तौर पर इसके सीने के बारे में बात की थी। वो उलझन में पड़ गई। इसने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था। वो तो अभी तक बहुत मासूम थी। इसे इन बातों की समझ भी ज्यादा नहीं थी। इसके दिल में खौफ भी था और शर्मिंदगी भी कि आखिर ऐसा क्या है इसके जिस्म में जिसे ये लोग कमी कह रहे हैं। वो आहिस्ता से खुद से बोली, आखिर ये कौन सा इलाज करवाना चाहते हैं मुझसे, और सब इतनी सख्ती से क्यों कह रहे हैं? इसके दिल में बेशुमार सवाल पैदा हो रहे थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। सायरा बस यही सोचती रही कि दोपहर को जब वो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो शायद तब इसे मालूम हो जाएगा कि आखिर इसके साथ क्या होने वाला है।
दिल में खौफ और शर्मिंदगी लिए वो खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई, जैसे आने वाले वक्त का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सायरा चौंक कर सीधी होकर बैठ गई। दरवाजा खुला तो इसकी सास अंदर आ गई। इसके चेहरे पर वही संजीदगी थी। वो सीधी लहजे में बोली, चलो अब तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। सायरा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा मगर खामोश रही। सास ने फिर खदरे सख्त आवाज में कहा, और हाँ, अपना शनाख्ती कार्ड भी साथ ले आना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करानी होगी, इसलिए वो जरूरी है। यह सुनकर सायरा के दिल की धड़कन और तेज हो गई। इसे अंदाजा हो रहा था कि मामला आम नहीं है। वह आहिस्ता से अलमारी के पास गई, अपना छोटा सा बैग निकाला और इसमें से अपना शनाख्ती कार्ड तलाश करने लगी। कार्ड हाथ में लेते हुए इसके दिल में अजीब सा खौफ जाग उठा। इसे लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह जा रही है जहां से इसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। वो खामोशी से बैग संभालकर अपनी सास के पीछे चल पड़ी। घर के बाहर गाड़ी पहले से खड़ी थी। सास ने दरवाजा खोला और इशारा किया कि बैठ जाओ, देर ना करो। सायरा गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी और वो खिड़की से बाहर देखने लगी। इसके दिल में मुसलसल यही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर डॉक्टर के पास जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में गाड़ी हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक गई। सायरा दिल में अजीब से घबराहट लिए अपनी सास के साथ अंदर दाखिल हुई। हॉस्पिटल की फिजा ठंडी और खामोश थी। दोनों सीधा डॉक्टर के कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। चंद मिनट बाद नर्स ने आवाज दी तो वो अंदर चले गई। कमरे में एक दरमियानी उम्र का डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था। सायरा की सास इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और सायरा खामोशी से सर झुकाए पास खड़ी रही। सास ने बात शुरू करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये मेरी बहू है, इसकी कल ही शादी हुई है, मगर आज मेरा बेटा इससे खुश नहीं हुआ। वो कह रहा था कि इसे वो सुकून नहीं मिला जो आम तौर पर औरत से मिलता है। ये अल्फाज सुनते ही सायरा शर्म और घबराहट से जमीन में गिर से गई। वो खामोशी से खड़ी रही और नजरें नीचे किए सब सुनती रही। सास ने बात जारी रखी, असल में इसका जिस्म बहुत दुबला पतला है और ख़ास तौर पर इसके सीने का साइज़ बहुत छोटा है। मैं चाहती हूँ कि इसका थोड़ा इलाज हो जाए ताकि इसका साइज़ कुछ बड़ा हो जाए। बाकी ये जैसे दुबली पतली है वैसे ही ठीक है, बस यही एक कमी दूर हो जाए। डॉक्टर ने संजीदगी से सर हिलाया और सायरा की तरफ गौर से देखा। फिर वो पुरसुकून लहजे में बोला, यह कोई गैर मामूली बात नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनका जिस्म कुदरती तौर पर दुबला होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। इसने फाइल खोलते हुए कहा, पहले मुझे इनकी तफसील लिखनी होगी और मायना करना होगा, इसके बाद ही मैं बता सकूंगा कि क्या तरीका बेहतर रहेगा। सास फौरन बोली, बस डॉक्टर साहब, आप जो मुनासिब समझे कर दीजिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी बीवी से खुश रहे। सायरा ये सब सुनकर मजीद उलझन में पड़ गई। इसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या होने वाला है, मगर वो खामोशी से खड़ी सब सुनती रही, दिल में खौफ और शर्मिंदगी लिए। डॉक्टर ने फाइल पर कुछ लिखने के बाद सायरा की तरफ देखा। वो अभी तक खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। डॉक्टर ने नरम लहजे में इससे पूछा, बेटी, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम अपनी सेहत के बारे में कुछ बता सकती हो? सायरा ने घबराकर आहिस्ता से जवाब दिया। इसकी आवाज बहुत धीमी थी क्योंकि वो इस माहौल में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने फिर पुरसुकून अंदाज में कहा कि पहले वो इसका आम सा चेकअप करेगा ताकि इसे अंदाजा हो सके कि इसकी जिस्मानी हालत कैसी है। फिर डॉक्टर ने सास की तरफ देखकर कहा, आप फिक्र ना करें, पहले मैं इनका मुआयना कर लेता हूँ। कभी कभी जिस्म का दुबला होना सिर्फ कमजोरी या ग़िज़ायत की कमी की वजह से भी होता है। सही खुराक और कुछ दवाओं से भी बहुत फर्क आ जाता है। सास फौरन बोली, जी डॉक्टर साहब, बस आप देख लीजिए, मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। सायरा दिल में घबराहट लिए खामोश खड़ी रही। इसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर इसके बारे में क्या फैसला करेगा और आगे इसके साथ क्या होने वाला है, मगर वो मजबूर थी, इसलिए खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे और आने वाले लम्हों का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने सायरा का मुआयना करने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए फाइल बंद की और सास की तरफ देखा। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। फिर वो बोला, देखें, आमतौर पर बहुत सी लड़कियां दुबली पतली होती हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपकी बहू का जिस्म वाकई बहुत कमजोर है और इसके सीने का साइज भी काफी छोटा है। इसी वजह से शायद आपके बेटे को ऐसा महसूस हुआ होगा। ये सुनकर सायरा का सर मजीद झुक गया
इसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इसके बारे में इस तरह बात की जा रही है। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बाज़ औक़ात जिस्म की नशोनुमा मुकम्मल ना होने या कमजोरी की वजह से ऐसा हो जाता है। मैं कुछ दवाइयाँ और ग़िज़ाई सप्लीमेंट लिख देता हूँ। अगर ये बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अच्छी ग़िज़ा लें तो ये 1-2 महीनों में जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। सास ने फौरन बेचैनी से पूछा, यानी सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? मेरा बेटा अपनी बीवी से मुतमईन हो जाएगा? डॉक्टर ने हल्का सा सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी, अगर ये दवाइयाँ और खुराक बाकायदगी से ली जाए तो जिस्म की सेहत बेहतर हो सकती है और वक्त के साथ तब्दीली भी आ सकती है। फिर इसने नुस्खा लिखते हुए सायरा की तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छी खुराक लेनी है और दवाइयाँ वक्त पर लेनी है। सायरा खामोशी से खड़ी सब कुछ सुनती रही। इसके दिल में अब भी शर्मिंदगी और उलझन थी, मगर इसे कम से कम इतना मालूम हो गया था कि डॉक्टर इसके लिए इलाज लिखने वाला है। दवाई लेकर सायरा और इसके साथ घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही सास ने दवाइयों का लिफाफा मेज पर रखा और संजीदा लहजे में सायरा की तरफ देखने लगी। फिर आहिस्ता मगर सख्त आवाज में बोली कि देखो बहू, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास इसलिए लेकर गई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा घर छोड़कर कहीं और सुकून ढूंढने लगे। मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई जाती मसला नहीं है, तुम जैसे भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी बीवी से खुश रहे। मैं नहीं चाहती कि वो बाहर की औरतों के चक्कर में पड़े या गलत रास्तों पर चला जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका दिल जीत लो और वो घर में ही तुम्हारे साथ खुश रहे। सायरा ये सब बातें खामोशी से सर झुकाए सुनती रही। इसके दिल में बहुत सी बातें थी, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, बस आहिस्ता से जी कहकर रह गई। फिर इसने दवाइयों का पैकेट उठाया और भारी दिल के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि इसे महसूस हो रहा था कि इसकी नई जिंदगी का आगाज ही कितनी मुश्किल आजमाइशों से हो रहा है। सायरा एक निहायत मासूम, भोली भाली और सादा सी लड़की थी। वो दुबली पतली और नाजुक सी बच्ची थी जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त अपने माँ बाप के साये में गुजारा था। इसे दुनिया की पेचीदा बातों, रिश्तों का उतार चढ़ाव और लोगों के रवैयों के बारे में ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं था। जब वो अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर इस घर में आई थी तो इसके जहन में शादी के बारे में बस इतनी सी समझ थी कि लड़की एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर शौहर के घर जाती है, वहां घर का कामकाज करती है, सास ससुर की खिदमत करती है और इसी तरह जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाती है। इसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद इसकी जिंदगी इतनी अचानक और इस कदर सख्त मोड़ ले लेगी। इसके दिल में तो सिर्फ छोटे छोटे ख्वाब थे। वो सोचती थी कि इसका शौहर इसे नरमी से बात करेगा, इसका ख्याल रखेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता इस नए घर को अपना घर बना लेगी। मगर जिस रात इसने इस घर में पहली बार कदम रखा, वो रात इसकी जिंदगी की सबसे भयानक और तकलीफदा रात बन गई। इस एक रात ने इसकी सारी मासूमियत, इसके सारे ख्वाब और इसके दिल का सुकून जैसे एक ही लम्हे में छीन लिया था। वो अंदर से बिल्कुल टूट कर रह गई थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसने कभी इस तरह की सख्ती, इस तरह की बातें और इस तरह का रवैया तस्वुर में भी नहीं देखा था। रात भर जो कुछ इसके साथ हुआ, इसने इसे जहनी और जिस्मानी तौर पर हिला कर रख दिया था। सुबह जब वो उठकर आईने के सामने खड़ी हुई तो इसे ऐसा लगा जैसे वो वही लड़की नहीं रही जो कल तक अपने माँ बाप के घर में हंसती मुस्कुराती घूमती थी। एक ही रात में इसकी जिंदगी जैसे बदल कर रह गई थी। अब इसके बारे में फैसले किए जा रहे थे, इसके जिस्म के बारे में बातें हो रही थी, इसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था और इसे इलाज के नाम पर दवाइयां दी जा रही थी। मगर वो इन सब बातों को पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थी। इसे बस इतना महसूस हो रहा था कि इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर इसका कोई इख्तियार नहीं। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इसे यह भी मालूम नहीं था कि वो अपनी तकलीफ किससे कहे। इसके दिल में हजारों सवाल थे, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो बस इस नई जिंदगी के बीच खड़ी थी, डरी हुई, उलझी हुई और अंदर ही अंदर टूटती हुई, जैसे किसी अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए इसे अकेला छोड़ दिया गया हो। रात होते ही घर में दोबारा खामोशी फैल गई। सायरा अपने कमरे में बैठी थी। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि रात के साथ ही इसके शौहर का सामना फिर से होना है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ। इसके कदमों की आहट सुनकर
सायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सीधा कमरे के अंदर आया और सायरा की तरफ देखकर खतरे सख्त लहजे में बोला, आज तैयार रहना, आज मुझे खुश करना है। इसकी बात सुनकर सायरा का दिल मजीद घबरा गया। वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। लड़का बिस्तर के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि कल की तरह कोई मसला हो। तुम्हें समझना होगा कि अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुमसे सुकून चाहिए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सायरा के दिल में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल सूरत हाल में वो क्या करे। इसके ज़हन में अपने माँ बाप का ख्याल बार बार आ रहा था और इसे लग रहा था जैसे वो इस नए घर में बिल्कुल अकेली रह गई है। वो खामोशी से खड़ी रही, दिल में डर और उलझन लिए, क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी जिंदगी की ये रातें अब इसके लिए एक नई आजमाइश बन चुकी हैं। इस रात भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कमरे की फिजा एक बार फिर बोलचाल हो गई। सायरा के दिल में कल रात का खौफ फिर से जाग उठा था। वो अंदर ही अंदर कांप रही थी, मगर कुछ कहने की हिम्मत इसमें नहीं थी। लड़का इसके करीब आया तो सायरा ने हल्के से पीछे हटने की कोशिश की, जैसे वो खुद को इस लम्हे से बचाना चाहती हो, मगर इसकी कोशिशें बेअसर थी। वो लड़का इसके हालात को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी पर अड़ा हुआ था। सायरा बार बार घबराकर इसे दूर करने की कोशिश करती रही, कभी इसका हाथ हटाने की, कभी खुद को बचाने की, मगर वो शख्स जिसे इसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसका रवैया इतना सख्त और बेरहम था कि सायरा को लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी और बेहिस इंसान के सामने खड़ी हो। कमरे में सायरा की दबती हुई सुसक्कियां गूंजने लगी। वो बार बार रो पड़ती। इसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मगर इसके आंसुओं की भी किसी को परवाह नहीं थी। वो पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर इस रात का हर लम्हा इसके लिए एक अजियत बन चुका था। रात बहुत लंबी महसूस हो रही थी। हर गुजरता लम्हा इसे मजीद थका और बेबस कर रहा था। सायरा को ऐसा लग रहा था जैसे इसकी सांसें भी भारी हो गई हों और वो इस सब के दरमियान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। इसके दिल में बस यही दुआ थी कि किसी तरह ये रात खत्म हो जाए, क्योंकि इसके लिए ये लम्हे बर्दाश्त करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। काफी देर बाद जब वो लड़का अपनी मर्जी पूरी करके थक गया तो वह सायरा से थोड़ा सा दूर हटकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। सायरा थकी हुई और टूटी हुई सी एक तरफ बैठी हुई थी। इसकी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे। वो अभी तक संभलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक लड़के ने इसकी तरफ देखकर बात शुरू की। वो खतरे संजीदा लहजे में बोला, अम्मी ने मुझे बताया है कि तुम दोनों आज दोपहर को क्लिनिक गए थे और डॉक्टर ने तुम्हें इलाज भी दिया है। ये सुनकर सायरा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोल ना सकी। लड़का दोबारा बोला, क्या तुमने वो दवाइयां लेना शुरू कर दी हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने डॉक्टर की बात मान ली होगी। सायरा ने आहिस्ता से सर झुका लिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, जी अम्मी ने दवाइयां दे दी हैं। लड़का चंद लम्हे खामोश रहा, फिर खतरे सख्त लहजे में बोला, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम बाकायदगी से इलाज करो। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में दोबारा वही मसला रहे जो कल रात था। सायरा खामोशी से बैठी रही। इसके दिल में बहुत सी बातें थी, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी के पीछे सायरा के दिल का दर्द अभी भी छुपा हुआ था। काफी देर तक खामोश रहने के बाद आखिरकार सायरा ने हिम्मत जमा की। इसके दिल में जो दर्द और गुस्सा जमा हो रहा था वो अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में अपने शौहर की तरफ देखकर कहा, आप कैसे शौहर हैं? अपनी ही बीवी की इज्जत सबके सामने उछाल रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि ऐसी बातें आप अपनी माँ से भी कह रहे हैं और डॉक्टर के सामने भी? वो चंद लम्हे रुकी। इसकी आवाज में दुख और बेबसी साफ महसूस हो रही थी। फिर वो बोली, क्या आपको एक औरत की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? आप कैसे शौहर हैं जो अपनी ही बीवी की जिस्मानी बातें दूसरों के साथ बैठकर करते हैं? मुझे तो समझ भी नहीं आता कि आपने मेरे बारे में इतनी शर्मनाक बातें कैसे कर ली। ये कहते कहते इसकी आंखें दोबारा भर आई। वो आगे बोली, अगर मेरे जिस्म में कोई कमी भी है तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझे सबके सामने जलील करें? आपने कभी ये सोचा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा? मैं इस घर में अभी आई ही हूँ और आपने एक दिन में ही मुझे इस तरह शर्मिंदा कर दिया। सायरा की आवाज कांप रही थी, मगर इसने पहली बार
अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की थी। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई, जैसे इसके अल्फाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आए हों। सायरा की बातें सुनकर लड़के का रंग सुर्ख हो गया। वह अचानक बिस्तर से उठा और गुस्से में इसके करीब आकर इसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। कमरे में एक तेज आवाज गूंज और सायरा लड़खड़ा कर पीछे हट गई। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वह खौफ से कांपने लगी। लड़का गुस्से से चीख कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जिस तबके से आई हो ना, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर इस लहजे में बात करो। वो गुस्से में आगे बढ़कर मजीद सख्त लहजे में कहने लगा, याद रखो इस घर में तुम्हें वैसा ही रहना होगा जैसा मैं चाहूंगा। अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो तलाक भी ले सकती हो। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। सायरा सहम कर खामोश खड़ी रही, मगर इसका शौहर का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो मजीद तलखी से बोला, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है कि मैं तुम जैसी जिस्मानी कमजोरी वाली औरत के साथ पड़ा रहूं। मेरे पीछे बहुत सी औरतें हैं जो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और मुकम्मल हैं। फिर इसने तंजिया अंदाज में कहा, और सुन लो, मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। इससे भी इस तरह के मसाइल की वजह से तलाक हुई थी। तुम मेरी दूसरी बीवी हो। अगर तुम्हारे साथ भी यही मसला रहा तो तुम्हें भी तलाक देकर इसी तरह इस घर से निकाल दूंगा। ये कहते हुए इसकी आवाज में गुरूर और बेरहमी साफ महसूस हो रही थी। तुम लोग मेरी जिंदगी में कोई खास मायने नहीं रखते। मुझे वो सुकून तुमसे नहीं मिल रहा जो मुझे दूसरी औरतों से मिल जाता है। सायरा ये सब सुनकर जैसे पत्थर की तरह खामोश खड़ी रह गई। इसके दिल पर हर लफ्ज तीर की तरह लग रहा था। इसे अब पहली बार शिद्दत से महसूस हो रहा था कि वो वाकई एक ऐसे इंसान के साथ बन चुकी है जिसके दिल में इसके लिए जरा सी भी नरमी नहीं थी। सायरा अपने शौहर की वो सख्त और जिल्लत भरी बातें सुनकर बिल्कुल साकित होकर रह गई। इसके दिल पर हर लफ्ज ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसके वजूद को चीर कर रख दिया हो। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर इस बार वो चीख भी नहीं रही थी, वो सिर्फ खामोश थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी जिंदगी इतनी अचानक क्यों बदल गई। वो लड़की जो चंद दिन पहले तक अपने माँ बाप के घर हंसती मुस्कुराती फिरती थी, आज इसी की जिंदगी में ऐसा अंधेरा छा गया था जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसके शौहर की बातों में न मोहब्बत थी न एहतराम, बल्कि सिर्फ गुरूर और बेरहमी थी। इस रात सायरा बहुत देर तक जागती रही। इसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इसके नसीब में ऐसी जिंदगी लिखी गई। मगर इसी रात इसके अंदर कुछ बदलने वाला है। वह हर बात पर डर जाती थी और हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी, मगर इसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा होने लगी थी। इसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो हमेशा के लिए इस तरह की जिंदगी कबूल नहीं करेगी। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। सायरा रोजाना वो दवाएं लेती रही जो डॉक्टर ने दी थी, मगर इसके साथ साथ वो अपने शौहर के रवैयों को भी गौर से देखने लगी। इसे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होने लगा था कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखाई देता है। इसका शौहर अक्सर रात को देर से घर आता था, कभी कभी तो कई कई दिन तक वापस नहीं आता था। सायरा ने शुरू में इस बात को नजरअंदाज किया, मगर एक दिन इसने घर की पुरानी मुलाजिमा से हिम्मत करके पूछ लिया। मुलाजिमा पहले तो खामोश रही, मगर जब सायरा ने इसरार किया तो वह आहिस्ता से बोली कि बीबी, आपको शायद मालूम नहीं, मगर साहब पहले भी एक शादी कर चुके हैं और इनकी पहली बीवी भी अचानक एक दिन इस घर से चली गई थी। किसी को सही तरह मालूम नहीं कि इसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर सायरा के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। अब इसे लगने लगा था कि इस घर में कोई ऐसा राज है जिसे सब लोग छुपा रहे हैं। एक दिन जब इसका शौहर घर से बाहर गया हुआ था तो सायरा कमरे की सफाई करते करते इसके अलमारी तक पहुंच गई। वो बस कपड़े तरतीब दे रही थी कि अचानक एक दराज में इसे कुछ कागजात, एक पुराना मोबाइल मिला। इसने तजस्सुस में आकर मोबाइल ऑन किया तो इसके हाथ कांपने लगे। इस मोबाइल में कई लड़कियां की वीडियो मौजूद थी और इनमें से एक वीडियो भी थी जो इसका शौहर ने इसके साथ छुपकर रिकॉर्डिंग की थी। ये देखकर सायरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इस तरह इसे समझ आ गया था कि इसका शौहर सिर्फ एक जालिम इंसान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है झमता औरतों को धोखे से शादी के जालों में दे है और फिर इनकी इज्जत को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता है। सायरा का दिल खौफ से धड़क रहा था, मगर इसी लम्हे इसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हुई। इसने फैसला कर लिया कि वो तुम्हारी अब खामोश नहीं रहेगी। अगले दिन जब इसका शौहर
घर वापस आया तो सायरा पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। वो इसके सामने आकर खड़ी हो गई। लड़के ने तंजिया अंदाज में कहा कि आज तुम बड़ी बहादुर लग रही हो, क्या बात है? सायरा ने पुरसुकून मगर मजबूत आवाज में कहा कि हाँ, क्योंकि अब मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। फिर इसने मोबाइल इसके सामने रख दिया। लड़के के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। सायरा ने कहा कि मैंने सारी हकीकत देख ली है। तुम औरतों को धोखे से शादी करके इनकी वीडियो बनाते और फिर इन्हें ब्लैकमेल करते हो। लड़का पहले तो गुस्से में चीखने लगा, मगर इस बार सायरा नहीं डरी। इसने साफ साफ कह दिया कि या तो तुम खुद पुलिस के पास जाकर सच बताओ या मैं ये तमाम सबूत लेकर पुलिस के पास चली जाऊंगी। पहली बार इस लड़के के चेहरे पर मनहौफ साफ नजर आने लगा। चंद ही दिनों में यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि इस शख्स ने सिर्फ सायरा ही नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ यही जुल्म किया था। वो शादी का झांसा देकर इनकी जिंदगी बर्बाद करता था और फिर इनके वीडियोस के जरिए इन्हें डराता था। आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। जब सायरा अपने माँ बाप के घर वापस आई तो इसके बाबा इसे देखकर रो पड़े। वो खुद को कसूरवार समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया, मगर इस बार सायरा कमजोर नहीं थी। इसने अपने बाबा का हाथ पकड़कर कहा कि बाबा, बेटी कमजोर नहीं होती, बस कभी कभी हालात इसे खामोश कर देते हैं। वक्त के साथ साथ सायरा ने अपनी जिंदगी दोबारा संवारना शुरू की और इसने तालीम मुकम्मल की, अपने आप को मजबूत बनाया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक बाहिम्मत और खुददार औरत बन गई। इसे अब यह एहसास हो चुका था कि इसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई थी, जहां वो किसी के जुल्म का शिकार बनने और इसके बजाय अपने हक के लिए खड़ी होना सीख चुकी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।